हाँ, तो क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो, तुम ले ही लो बुक, मेरे पास भी है बुक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फसल कैसे उगाते हैं, कैसे उसका भंडारण करते हैं, बोले तो स्टोरेज क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या स्टेप करते हैं किसान विसान, ठीक है। तो जनरल सी बात है। अब तुम्हारे लिए जनरल सी हो सकता है ना हो, क्योंकि तुम किसान बैकग्राउंड से हो नहीं, है ना, खेती वेती नहीं करे हो ना, कभी करे हो? हाँ, तो तुम्हारे लिए नई बात हो सकती है ये, ठीक है। तो खेत तो देखे ही होंगे ना, गांव वगैरह में किसानों को काम करते तो देखा ही होगा, हाँ हाँ, तो वैसे ही होता है, ठीक है। तो इसमें कई सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे खुरपी, दराती, ठीक है, जिसे सिक्कल बोलते हैं, ठीक है, शोवल जिसे बेलचा बोलते हैं, प्लग जिसे हल बोलते हैं, हल जिससे जोतते हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स देखे ही होंगे तुमने, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में, तो सबसे पहले द नीड फॉर फूड, कि सबसे पहले खाने की ज़रूरत क्यों है, खाने की ज़रूरत है तभी ये सब तामझाम हो रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको ज़िंदा रखने के लिए फूड चाहिए, ठीक है। प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना ही लेते हैं सनलाइट और मिट्टी वगैरह का यूज़ करके, लेकिन हम इंसान और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना। तो हमें अपना खाना प्लांट्स या एनिमल्स या दोनों से हमें मिलता है, ठीक है। अब ये हमारे जीवन में काम क्यों आएगा, तो हम खाना खाते ही क्यों हैं, है ना, क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, फ्यूल है ये एक तरीके से हमारा, है ना। इस एनर्जी का यूज़ हमारी बॉडी अलग अलग कामों के लिए करती है, जैसे डाइजेशन, ठीक है, यानी खाना पचाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, एक्सक्रीशन, बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना, ठीक है, पसीने से और यूरिन वगैरह से, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो इसमें एक बूझो नाम का लड़का है, बूझो का एक बहुत अच्छा सवाल था, चूँकि हम सबको खाना खाना चाहिए, तो अपने देश के इतने सारे लोगों को खाना कैसे दे सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो तो सबको खाना देने के लिए तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है, तीन चीज़। एक तो रेगुलर प्रोडक्शन, लगातार उत्पादन होता रहे, उगाते रहें। दूसरी चीज़ प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसे नहीं कि फेंक दिया, बिखेर दिया रोड पे ले जाके, मैनेज भी तो करना है, संभाल के रखना है, ठीक है, अच्छे से देखभाल करनी है। और तीसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पता चले खाना तो बहुत भरा पड़ा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है लोगों में, लोग भूखे मर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसे सब लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना सेफली, ये भी नहीं कि गंदा संदा पहुंचा दिया, ठीक है। तो जैसे आपके घर में जब बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाए, 10-15 लोग आ जाएं, तो तुम्हारी मम्मी वगैरह क्या करती होंगी, उनको बड़े बर्तन में खाना बनाना पड़ता होगा, है ना, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता होगा। तो ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ जले नहीं, है ना, जले नहीं, ख़राब ना हो, तो ये क्या है, मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन कर दिया ज़्यादा और ध्यान से रखा, तो ये क्या है, मैनेजमेंट, जले वले ना, है ना। और फिर सबको बराबर बराबर परोसना, ज़रूरत के हिसाब से परोसना, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेहमानों को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है भाई बिठा के, समझ में आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे देश के लिए किसान खेतों में करते हैं, ठीक है, वो नेशनल लेवल पे हो जाता है। जो तुम्हारे घर पे छोटे लेवल पे बताया ना, वो नेशनल लेवल पे है कि वो काम कौन करता है, किसान। अब हमारा इस पे असर क्या पड़ता है, अगर किसान खेतों में लार्ज स्केल पर खाना ना उगाएं तो मार्केट में खाना आएगा ही नहीं, फूड प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो आएगा ही नहीं, और हमारी थाली तक रोटी चावल नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो तुम इसको कैसे याद रख सकते हो, PMD से याद रख लो, P से प्रोडक्शन, है ना, यानी उगाओ, M से मैनेजमेंट यानी संभालो, D से डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटो, ठीक है। अब सबसे पहला इसके बाद जो आता है टॉपिक, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बोले तो कृषि पद्धतियाँ, ठीक है। तो खेती की शुरुआत कैसे हुई, इसे कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो 10,000 BCE पता है ना, ईसा मसीह के इतने साल पहले, 10,000 साल पहले ईसा मसीह हुए थे ना, ईसा मसीह, तो उनके जन्म से 10,000 साल पहले
तो वहाँ तक इंसान नॉर्मैडिक थे, यानी बंजारे थे, इधर उधर घूमते थे, जहाँ से कुछ मिल जाता था खा पी लेते थे, जिंदा रह लेते थे। ठीक है, तो बंजारे पता है ना क्या होते हैं, उसकी तरह घूमंतु थे, घूमते रहते थे इधर उधर, कहीं से कुछ पेड़ से मिल गया तो खा लिया, किसी जानवर को मार के खा गए, है ना। फिर भाई इसमें रिस्क भी होता था, कभी किसी कोई जानवर ही उनका इंसान का शिकार कर लिया, है ना, कभी कोई सड़ा गला जहरीला फल खा लिया, मर गए, है ना। तो इन सब की परेशानियों से बचने के लिए इंसानों ने ऐसी अलग अलग चीज़ें ट्राई करते थे, है ना। तो जैसे उन्होंने एक चीज़ ट्राई करी कि भाई ये गेहूं का पेड़ है ना, इसको खाने से कुछ नहीं होता है, इसको खाया हमने एनर्जी मिल गई, है ना। तो इंसानों ने क्या सोचा, भाई इसी को ही ज़्यादा हुआ हो, अब यही खाएंगे, समझे। तो वही उगाने लग गए, तो ज़्यादा स्केल पे उगाने को बोलने लगे खेती, ये खेती कर रहे हैं हम गेहूँ की, ठीक है। हाँ, पीस भी लेते थे, अपना पत्थर से कूट काट के पीस लेते थे, है ना, चावल उगा लेते थे। तो वो खाने और रहने की जगह की तलाश में ग्रुप में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, है ना, और जानवरों का शिकार करते थे, हंटिंग, है ना। तो धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन पर खेती करना सीखा, चावल गेहूँ उगाने लगे, यहीं से कृषि की शुरुआत हुई, यानी एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो जब हम एक ही जगह के बहुत सारे पौधे किसी एक बड़ी जगह पर उगाते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक ही तरह की फसल किसी बड़े स्केल पे उगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल क्रॉप इन अ लार्ज एरिया ऑफ द लैंड, ठीक है, इज कॉल्ड क्रॉप, ठीक है। अपना इंग्लिश में लिख देना, इंग्लिश आती होगी ना थोड़ी बहुत बनानी, इंग्लिश पे काम किया करो। अब ये क्रॉप के पैटर्न को समझने से हमें पता चलता है कि कौन सी सब्जी या अनाज किस मौसम में मिलेगा, क्योंकि सबका सीजन होता है, ठीक है। जैसे तुम सर्दियों में गेहूँ उगा सकते हो, उसको बोलते हैं खरीफ, खारिफ नहीं बोलते, राबी बोलते हैं। जो सर्दियों में फसल उगाते हैं उसे राबी फसल, रबी, और जो गर्मी में उगाते हैं वो खरीफ, ठीक है। तो क्रॉप के पैटर्न को समझने से हमें पता चलता है कि कौन सी सब्जी या अनाज किस मौसम में मिलेगा। इससे किसानों को सही टाइम पर सही बीज बोने में मदद मिलती है, ठीक है। तो इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ हर जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल अलग अलग है, इसलिए मौसम के हिसाब से क्रॉप को दो मेन हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो खरीफ फसल, इसका मौसम क्या होता है? रेनी सीजन, बरसात का मौसम, और महीना क्या होता है? जून से सितंबर तक, जो अभी चल रहा है, जून चल रहा है ना, तो ये किसका सीजन चल रहा है? खरीफ का, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं? इधर दिखलाना बुक, दिखलाओ कहाँ लिखा। So seeds are sown July, harvesting in the month of October. एक दो महीना आगे पीछे चल सकता है। एनसीईआरटी में लिखा है जून से सितंबर। एनसीईआरटी इज़ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ठीक है, एनसीईआरटी की मानी जाएगी, ये लोकल बुक की नहीं, ठीक है। जुलाई भी मान सकते हो, ठीक है, एक महीने आगे, ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जून से सितंबर बोल लो या जुलाई से अक्टूबर बोल लो, ठीक है, महीने तो उतने ही हुए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी फसल आ जाती है ये याद रखनी है। पैडी यानी कि धान या चावल वाली जो फसलें होती हैं उसे क्या बोलते हैं? पैडी। मेज़, हाँ, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सारे नाम याद रखना। हाँ, मक्का, ठीक है। ग्राउंडनट माने मूंगफली। हाँ, अभी राबी क्रॉप में है वो सब, ठीक है, राबी में उगाते हैं मस्टर्ड वगैरह। हाँ, तो ये विंटर सीजन में उगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च तक। कौन सी? राबी। तो विंटर सीजन में सर्दियों का मौसम होता है जो, उसमें ये फसलें उगाई जाती हैं, गेहूँ, चना, मटर, है ना, सरसों, लिनसीड, अलसी, देखे हो ये सब फसलें, देख रखे हो, ठीक है। गेहूँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? और चना को ग्राम, ठीक है, मटर को
ई। और सरसों को और अलसी को लीन सीड। लीन सीड काली काली सी होती है, देखी है लीन सीड, देखी है किसी ने? देखो ये होती है अलसी, ऐसी, ठीक है, ऐसी होती है। समझ में आ गई? अब देखो इन दोनों के अलावा गर्मियों के मौसम में कई जगहों पर पल्सेस भी उगाई जाती है, पल्सेस और वेजिटेबल, ठीक है, हाँ पल्सेस माने दालें उगाई जाती हैं, ठीक है। बारिश के मौसम में आपको भुट्टा बहुत खाने को मिलता है, क्यों? क्योंकि वो खरीफ की क्रॉप, ठीक है। और सर्दियों में हम सरसों का साग बहुत खाते हैं, सरसों का साग, मटर, ये सब बहुत खाते हैं, क्योंकि वो राबी क्रॉप, राबी जो सर्दियों में हुआ। समझ में आ गई? तो मौसम के हिसाब से फसलें उगाने से हमें पूरे साल भर अलग अलग वैरायटी का ताज़ा खाना मिलता है, अलग अलग वैरायटी, नहीं तो बोर हो जाएंगे ना एक तरह का खाते खाते। तो खरीफ को कैसे याद रख सकते हो? खा माने खाना और रा माने रेन, है ना, बारिश, उसमें हमें भुट्टा मिलता है, ऐसे याद कर लो कि खरीफ खा रा भुट्टा, ठीक है। जून से सितंबर डेट याद रख लेना, ठीक है। और राबी को कैसे याद रख सकते हो? राबी, देखो राबी को कैसे याद रखते हो? सर्दियों में रजाई ओढ़ते हैं, रजाई राबी, ठीक है, याद रख सकते हैं ना। तो रजाई में बैठकर हम क्या खाते हैं? मूंगफली और मटर, ये सब खाते हैं ना रजाई में बैठकर, मूंगफली, तो मूंगफली मिलती है और मटर मिलती है। महीना क्या होता है? अक्टूबर से मार्च, ठीक है। अब देखो पैडी की जो फसल होती है वो सर्दियों में, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, बताओ वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। धान को सर्दियों में क्यों नहीं उगाया जा सकता? हाँ, क्यों हो जाएगी? क्यों नहीं हो जाएगी? हाँ, और इसको अच्छे से बताने के लिए ऐसे बताओगे, पैडी जो होती है ना, धान वाली फसलें, चावल वगैरह, धान, ठीक है, ये एक ऐसी फसल है जिसे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वाटर, डूबी हुई रहती है पानी में, कभी देखा हो तुमने। तो सर्दियों में बारिश नहीं होती, पानी कम होता है ना, तो कहाँ से आएगा पानी? बरसात के मौसम में होता है नेचुरली बहुत सारा पानी, बारिश के माध्यम से रेन्स होती है तो पानी मिल जाता है। तो इसीलिए पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, ठीक है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। धान भाई वो सब तो नील गाय भी खा जाती हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, उस सब का उपाय करते हैं ना, बाड़े वगैरह बांध के। अभी बात है उगाने की, वो तो बचाव के तरीके हैं, है ना, उसके प्रोटेक्शन के तरीके हैं। अब एग्रीकल्चर का मतलब समझ में आ गया? ज़मीन पर फसल उगाने के प्रोसेस को एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्रॉप क्या होती है? जब एक ही तरह के बहुत सारे पौधे एक बड़े खेत में उगाए जाएं, ठीक है। When a specific plant is grown in a particular area in large scale, ठीक है। ऐसी इंग्लिश बना लोगे, ज़बरदस्त इंग्लिश बनाओगे ना तो टीचर इम्प्रेस हो जाएगा, ज़बरदस्त इंग्लिश बनाएगा। खरीफ क्रॉप क्या होती है बताओ? जल्दी जल्दी, जो उगाते हैं होती क्या है? हाँ, जो बारिश में उगाई जाती है, ठीक है, शॉर्ट में आ गई, महीना याद कर लो और कौन कौन सी फसलें होती हैं वो याद, ठीक है। रबी जो सर्दियों में उगाई जाती है, देखो सर्दियाँ थोड़े टाइम की होती है ना, तो रबी में थोड़े लेटर हैं, 4 ही लेटर खाली RABI, तो रबी। वैसे भी रजाई वाला निमोनिक्स भी बता दिया। और ख़रीफ में बड़ा गर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं हमारे इंडिया में, मतलब यहाँ पे
ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर ली, हिस्ट्री कर ली कि इंसान कहाँ से, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप कर ली, खरीफ और रबी क्रॉप कर ली। ठीक है, अब भाई अभी तो बहुत सारे टॉपिक हैं, एक बार लिखना। हाँ अभी रुक जाओ। जो वैसी फल फ्रूट उगाते हैं ना हम, उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अपने बगीचे में बागवानी बोलते हैं जिसे, बागवानी है। आगे पीछे हो सकता है भाई टॉपिक, जब चैप्टर हो जाए ना फिर कुछ छूटे तब बोलना, ठीक है, तब पूछना। जल्दी जल्दी सुनो, जल्दी सुनो। हाँ याद है, तुम्हारे भैया ने याद करा दिया पहले ही, तो ये ना पढ़े, स्किप कर दें। देखो चलो जल्दी जल्दी करा देता हूँ। फसल उगाने के लिए किसानों को शुरुआत से लेकर आखिरी तक कई सारे काम करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब ये क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें पता चले कि खेत से हमारे घर तक अनाज किन स्टेप्स से होकर गुजरता है ना। खेत से लेके हमारे घर तक किन स्टेप्स से होकर आता है। डायरेक्ट थोड़ा ना आ जाता है, कुछ प्रोसेस से आया होगा भाई। तुम्हें तो लगता है भाई साहब कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये रोटी कहाँ से आई है ना। अगर देखोगे तो बड़ी लंबी चेन होती है, पीछे से चलते हुए आता है। तो ये कैसे काम करता है? 7 मेन स्टेप्स होते हैं। कितने? तुम तो 6 बता रही थी, इसमें कितने लिखे हैं? मैं 7 बताऊंगा। ठीक है, 7। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, दूसरे में सोइंग माने बीज बोना, है ना। अब बीज बो दिया, अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद डालना। मिट्टी को खाद पानी चाहिए, है ना। फिर चौथे में इरिगेशन, पानी दोगे प्यासा मारोगे, पानी दोगे ना, सिंचाई बोलते हैं जिसे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जंगली घास से बचाना। अब उसके साथ साथ कुछ जंगली पौधे भी उगेंगे अनवांटेड, उनको भी उखाड़ फेंकना है, हमें काम का चाहिए। फिर हार्वेस्टिंग, फसल काटना। और बस हार्वेस्टिंग के बाद एक भाई हार्वेस्ट करके ऐसे फेंक थोड़ा ना दोगे। उसके बाद सबसे, वैसे सारे ही ज़रूरी हैं लेकिन ये भी ज़रूरी में से एक, स्टोरेज। उसको एक सेफ जगह स्टोर करोगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं अनाज को संभाल कर रखना, स्टोरेज। ठीक है, तो जैसे आप घर के गमले में कोई फूल का पौधा लगाते हो ना, तो पहले मिट्टी खोदते हो कि नहीं, फिर बीज डालते हो, फिर पानी देते हो और आखिर में फूल खिलते हैं। तो बस किसान भी यही करते हैं, बस वो थोड़े बड़े स्केल पे करते हैं, है ना, उनके पास ज़मीन ज़्यादा है। तो इन्हीं 7 स्टेप की मेहनत के बाद ही हमारे घर में दाल चावल रोटी सब्जी ये बन पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, 2x की स्पीड पे वीडियो देखते होगे ना, 2x की स्पीड पे। तो ये खेती का सबसे पहला स्टेप है। इसमें मिट्टी को पलटा जाता है और उसे ढीला किया जाता है, जिसे लूजनिंग ऑफ सॉइल बोलते हैं, लूज़ किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइलिंग बोलते हैं। टाइलिंग या प्लगिंग, जुताई भी बोलते हैं। ठीक है, प्लगिंग। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर मिट्टी सख्त होगी तो पौधे नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे, पौधे की जड़ें, है ना, और नीचे नहीं पहुंच पाएंगे तो उन्हें मिनरल्स जो भी उन्हें चाहिए, पानी वानी नहीं मिल पाएगा, है ना, और उसे हवा पानी भी नहीं मिलेगा अगर मिट्टी टाइट होगी। सांस लेने के लिए पौधों को थोड़ी बहुत ढीलापन चाहिए। अब ये हाँ, अब हवा और गहराई, ढीली मिट्टी में जड़ें गहराई तक जाती हैं और आसानी से सांस ले पाती हैं, ब्रीथ कर पाती हैं। ठीक है, तो जो केचुए होते हैं ना, केचुए और माइक्रोब्स, ढीली मिट्टी में केचुए और छोटे जीव आसानी से बढ़ते हैं। केचुओं को यानी
कि अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को खाते हैं और ढीला करते जाते हैं। मतलब एक तरफ से खाते हैं, दूसरी तरफ से निकालते हैं, ढीली हो जाती है मिट्टी। ठीक है, तो ये किसान के दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, क्योंकि ये मिट्टी में ह्यूमस, प्राकृतिक खाद भी मिलाते हैं। ह्यूमस, जो प्राकृतिक खाद होती है उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स ऊपर आना। मिट्टी पलटने से नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिसे पौधे आसानी से यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर मिट्टी में बड़े बड़े ढेले होंगे यानी क्रम्स होंगे, क्रैम्प्स, ठीक है, जैसे तुम कभी कुछ ऐसे फेंटने वेटने वाला मैदा वैदा का कुछ बनाते होगे, बेसन वेसन का पकौड़े वगैरह, तो उसमें क्रैम्प्स नहीं रहने चाहिए, वो एकदम इवन रहना चाहिए, अच्छे से घुला हुआ रहना चाहिए, है ना। तो क्रम्स नहीं होने चाहिए, तो उन्हें तोड़ना और खेत को प्लेन करना पड़ता है। ठीक है, समतल करना पड़ता है, जो लेवलर से होता है। लेवलर जो मिट्टी को बराबर करता है, उस टूल को क्या बोलते हैं? लेवलर। ठीक है, अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, औजार, इसे करने के लिए 3 मेन टूल्स यूज होते हैं। एक तो प्लग, जिसे हल बोलते हैं, देखा होगा, है ना। लकड़ी या लोहे का होता है, इसे बैल खींचते हैं, आजकल तो ट्रैक्टर खींच लेते हैं, ट्रक। और इसके लोहे के तिकोने हिस्से को प्लग शेयर और लकड़ी के डंडे को प्लग शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा टूल होता है हो, जिसे कुदाली बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी ढीली करने और फालतू घास निकालने में काम आती है ये। इसमें लोहे की एक मुड़ी हुई प्लेट होती है, ब्लेड। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है कल्टीवेटर। ये ट्रैक्टर से चलने वाला हल है। जो ट्रैक्टर से चलने वाला हल होता है उसे क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर। इससे किसान की मेहनत और समय दोनों बच जाते हैं। ठीक है, मोटर चला दी, कल्टीवेटर चला दिया, मिट्टी खेत जोत के बराबर कर दिया। ठीक है, तो जैसे मम्मी है, रोटर खेत जोतने के लिए होता है, वो आता होगा, वो भी लिख सकते हो। तो जैसे हमारे घर में मम्मी वगैरह हलवा बनाने से पहले कढ़ाई में सूजी को चम्मच से ऊपर नीचे चलाती रहती हैं ना, भूनती हैं ना, ताकि वो अच्छे से पके। वैसे ही किसान मिट्टी को भी ऊपर नीचे करता है, ताकि अच्छे से इवन तरीके से मिक्स हो जाए सब कुछ, है ना। हाँ, क्या? हाँ, बंद कर दिया। अब अगला क्या है? बीज बोना, बोले तो सोइंग, बोले तो सोइंग। तो ये क्या होता है? खेत में बीज डालने के प्रोसेस को सोइंग बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले अच्छे और हेल्दी बीजों को सेलेक्ट किया जाता है। भाई बीज हेल्दी होने चाहिए, मरीले से बीज डाल दिए तो पेड़ भी मरीला सा ही उगेगा। ठीक है, तो हेल्दी बीज को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिसे हाई यील्ड सीड्स बोलते हैं, HYS, हाई यील्ड सीड्स। ठीक है, तो ख़राब बीज बो दिए तो फसल भी ख़राब ही होगी और किसान का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो बीज अच्छे हैं या ख़राब, ये कैसे पता करें? बीजों को पानी में डाल दो, जो बीज अंदर से खोखले होंगे ना, वो क्या करेंगे? वो हल्के होंगे और पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, है ना। और जो भाई साहब बढ़िया भारी बीज होंगे वो डूब जाएंगे, है ना। अच्छे होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। ये पहचान है बीज की, अच्छा है कि ख़राब। समझ में आ गई? अब बीज बोने के टूल्स कौन कौन से होते हैं? कुछ ट्रेडिशनल टूल होते हैं जो पुराने, जो बहुत टाइम से यूज हो रहे हैं। ये एक फनल कीप के आकार का होता है, इसमें बीज डालते हैं और ये 2-3 पाइप से होकर सीधे मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, उसमें डालते रहते हैं और वो मिट्टी में जाता रहता है और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, फनल होता है। फनल देखा है? फनल नहीं देखा? अबे बोतल वगैरह का देखा होगा, जिसमें पानी शरबत वगैरह पिलाते हैं, तो बोतल में भरने के लिए एक फनल होता है ना, जिसका नीचे से मुंह पतला होता है, देखा होगा? हाँ, तो उसे ही फनल बोलते हैं। हाँ, समझ में आ गया? अब कैसे कैसे एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ता है तुम्हें। तो सीड ड्रिल, इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है? सीड ड्रिल। आजकल के ट्रैक्टर के साथ इसका यूज होता है। ये बीजों को बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस के साथ और सही गहराई के साथ ये बोता है और मिट्टी को
और बीजों को मिट्टी से ढक भी देता है ताकि पक्षी उन्हें खा ना जाए। ठीक है, तो आजकल सबसे बेस्ट टूल है सीड ड्रिल। ठीक है, मिट्टी से ढक भी देता है, वरना वही चिड़िया विड़िया आके चुग जाएगी, है ना, कुछ बचेगा ही नहीं। अब ओवर क्राउडिंग से बचाओ। ओवर क्राउडिंग से तुम क्या समझते हो? अगर यहाँ पे 100 बच्चे बैठ जाएं तो उसका मतलब ही ओवर क्राउड होगा, क्राउड बढ़ गया, ओवर। ऐसे बीज को भी तुम अगर एक जगह पे ही 50 बीज बो दो तो ओवर क्राउडिंग है ना। खुले खुले होने चाहिए, एक जगह पे एक पौधा, एक जगह पे एक। समझ में आई? तो बीजों को एक दूसरे से सही दूरी पर बोना बहुत ज़रूरी है। अगर पौधे बहुत पास पास उग जाएंगे ना तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, तो उन्हें आपस में सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे, है ना। पानी के लिए भी लड़ना पड़ेगा और वो कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। एक ही जगह से उन्हें सब कुछ लेना है, सारे बीजों कमज़ोर हो जाएंगे ना भाई। एक लाइन से उगाओ, है कि नहीं। अब नर्सरी जानते हो क्या होता है? यहाँ पे सिरसपुर में देखते होगे नर्सरी, बताओ क्या होता है, बताओ। हाँ, पेपर में इसे कैसे लिखोगे? व्हाट डू यू मीन बाय नर्सरी? व्हाट डू यू मीन बाय नर्सरी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? तो धान जैसे कुछ पौधे के बीज सीधे खेत में नहीं बोए जाते, पहले इन्हें एक छोटी सी जगह जिसे नर्सरी बोलते हैं उसमें उगाया जाता है ना। जब वो छोटे पौधे सीडलिंग्स बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तब उन्हें हाथों से बड़े खेत में लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट, हाँ, मेन फील्ड में लगाया जाता है। तो नर्सरी इज़ अ एरिया इन विच वी ग्रो अ सीड in the pot or in small pot where we grow the plant in the small pot and then we transplant those plants into the large field like धान बोले तो पैडी, like पैडी। ठीक है, समझ में आई? पेपर की भाषा में लिख दो, इंग्लिश में ही तो लिखना होता है पेपर में। हिंदी मीडियम है तुम्हारा स्कूल? याद मत किया करो, समझा तो समझो ना। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ खरीफ क्रॉप क्या है और तुम ऐसे रट रहे हो खरीफ क्रॉप इस वर्ड, बुक में लाइन वाइज पढ़ रहे हो, तो तुम्हें रटना है, पढ़ रहा है। अगर तुम समझ लोगे कि भाई खरीफ क्रॉप वो होती है जो गर्मियों के सीज़न में उगाई जाती है और इसमें ये फसलें आ जाती हैं और इसका महीना ये होता है, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसे, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो समझो, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में बताओ। ये नहीं कि रट्टू तोता की तरह किताब वाली लाइन रट ली और टीचर को चेप दी। है क्या? पता नहीं भाई कैसी मैडम है। समझने पे जोर देना चाहिए, ठीक है, और अपनी भाषा में बताओ। मैं तुम्हें कैसे बता रहा हूँ? अपनी भाषा में ही तो बता रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं टॉपिक देख ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं टॉपिक देख के उस पर एक्सप्लेनेशन दे दूँगा ना, है ना। अगर तुमसे मैं पूछूँगा भाई बताओ कि क्या कहते हैं, बताओ कि हमारे लिए एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है, तो तुम्हें सारे कारण पता है ना भाई। हम फिट रहें, फिजिकली फिट रहें, हमारे सारे ऑर्गन अच्छे से काम करें, है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना, हमारी क्या कहते हैं अच्छी हेल्थ होगी, हमारी बीमारियों से बचाव होगा, हमें कोई डिजीज़ नहीं होगी अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो। वरना तो तुम रट भी सकते हो भाई किताब से देख। तो वी हैव टू फोकस ऑन डेवलपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, rather than to rote memorization, ठीक है। so we have to focus on understanding only, ठीक है। समझ में आई? थोड़ी बहुत तो आती होगी इंग्लिश। तो जैसे हम क्या कर रहे थे, नर्सरी समझ में आ गया। तो जैसे घर में मम्मी जब चने या राजमा भिगोती हैं बनाने के लिए, भिगोती हैं, हाँ, तो खराब और कीड़े लगे हुए दाने पानी के ऊपर आ जाते हैं, तुमने कभी देखा हो, खोखले होते हैं वो, ठीक है। और जो बढ़िया वाले होते हैं वो डूब जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं।
तो मम्मी उन्हें क्या करती हैं, फेंक देती हैं, ख़राब वालों को फेंक देती हैं। तो ये बिल्कुल किसानों वाली टेक्निक है। तो तुम्हारी मम्मी भी है किसान है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये हो गया 7 स्टेप में से कितने स्टेप हो गए? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये रह गया है ना, सोविंग रह गया है, नहीं ये तो हो गया। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोविंग हो गया ना। हाँ एडिंग ये और ये क्या कहते हैं ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दिखलाना कितने पेज हो गए? भाई टाइम ख़राब चल रहा है। 2 पेज हो रहा था। बस इतना हुआ है ज़्यादा। अबे भाई 6-7 बजने में 5 मिनट है, ऐसे ताका जाके नहीं करते किसी के फ़ोन में। अभी मेरा कोई मैसेज आया हुआ होगा तो पढ़ लोगे तुम। कोई मैसेज आया होगा मेरा, अगर मेरे बाबू ने खाना खाया तो खाने में ही पहुंचा देते हैं। सुबह थोड़ी सी आई। तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, बोले तो खाद और उर्वरक मिलाना, ठीक है। तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलाने के लिए हम जो चीज़ें डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोले तो पोषक तत्व, ठीक है, उन्हें मैन्योर यानी कि प्राकृतिक या देसी खाद भी बोलते हैं, मैन्योर, ठीक है। और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? केमिकल खाद। मैन्योर क्या होता है? प्राकृतिक। जैसे चाय पत्ती को तुमने मिट्टी में डाल दिया तो वो क्या है? मैन्योर, है ना। कोई सब्जी वब्जी एक का छिलका विलका है, उसको तुमने मिट्टी में दबा दिया, कुछ दिन में वो खाद बन जाएगा, प्राकृतिक खाद बनाना। नहीं भाई, अगर वो बिल्कुल अच्छे से सड़ गल गया है, अगर थोड़ा सा सड़ा है तो बदबू आएगी। अब जैसे गोबर से भी खाद बनती है। हाँ नहीं देखी क्या तुमने? हाँ तो वो गोबर से भी बनती है। गोबर को मिट्टी में दबा देते दबा देते हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से छोड़ देते हैं 10-15 दिन के लिए। तो उसमें कीड़े मकोड़े उसको सड़ा गला के अच्छे से खाद बना देते हैं। हाँ अच्छे से जब सड़ गल जाती है ना तो उसमें बदबू नहीं आती, ठीक है, अच्छी हो जाती है वो, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है? हाँ ब्लैक भी हो जाती है, सड़ गल जाती है। और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? केमिकल से बने हुए होते हैं, जैसे कि सल्फ़र वगैरह, पोटास, ये सब खेत में डालते हैं किसान, ठीक है। ये केमिकल से बनती है। ये कट्टा वट्टा आता है, DOP का कट्टा, DPO का। हाँ इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, फर्टिलाइज़र के नुकसान, क्योंकि केमिकल है ना, आर्टिफिशियल तरीके से बना है। अब ये हमारे लिए क्यों जानना ज़रूरी है? तो जब किसान एक ही खेत में बार बार फसल उगाता रह रहा है बार बार, तो क्या है, तो बेचारी मिट्टी ही तो है, मिट्टी की ताकत ख़त्म हो जाती है कि कितना निचोड़ेगा, कितनी फसल उगाएगा मेरे से बार बार, है ना। दे कुछ है नहीं रहा है और लिए जा रहा है, तो उसको देना भी ज़रूरी है। खाद पानी जो उसका हमने निचोड़ा है उसको वापस देना भी ज़रूरी है कि नहीं। तो मिट्टी को वापस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खाद डालना ज़रूरी है, वरना पौधे कमज़ोर रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? हाँ तो ये कैसे काम करता है? मैन्योर क्या होता है? देसी खाद। समझ में आ गई कैसे होती है? तो ये गोबर, जानवरों के वेस्ट और सड़े गले पौधे से बनती है। किसान इन्हें गड्ढे में डाल देते हैं जहाँ सूक्ष्म जीव, बोले तो माइक्रोब्स नहीं, यूरिन से नहीं बनता, यूरिन नहीं आता काम, खाली गोबर काम आता है, ठीक है, एक्सक्रीट। हाँ ह्यूमन वेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं भाई ज़्यादातर, क्योंकि उसको कलेक्ट कैसे करेंगे भाई, सबका अपना पर्सनल टॉयलेट होता है। जानवरों का तो कलेक्ट कर सकते हैं, उनको लार्ज स्केल पे पालते हैं, ठीक है।
तो किसान इन्हें इसे गड्ढे में डाल देते हैं, जैसे भैंस वगैरह जो पालते हैं ना। देखो कोई जानवर की ईद भी वो नहीं है, कोई जानवर का वेस्ट भी काम में नहीं आता। हाँ, कुछ जानवर का नहीं होता, घोड़े का भी नहीं आता। भाई देखो, जो ऐसे जानवर होते हैं ना जिनको लार्ज स्केल पर पाला जाता है, जैसे भैंस, गाय, घोड़े भी पालते हैं लार्ज स्केल। हाँ, घोड़े लार्ज स्केल पे नहीं इतने पाले जाते हैं, एक दो आदमी शौक के लिए पाल लेता है। तुमने कभी घोड़ा पाले हुए देखा है किसी को? किसको देखा है? कहाँ करी? कहाँ? खेड़ा में एक घोड़ा होगा उधर सबके पास है, हर दो छोड़ी है। भाई, पागल समझ रखे हो क्या? मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। भैया मैं जब देख रहा था घोड़े, वहाँ पे लोगों ने घोड़े पाल रखे हैं। हाँ, पर वो पता नहीं कहाँ लेके गया था। कुछ और होगा भाई, वो गधा होगा। घोड़े बहुत महंगे आते हैं, या तो वो बारात वाले जो होते हैं वो वाले होंगे, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हैं। जो बारात में नहीं, बग्गी के आगे टांग दे दो, खच्चर भी है, खच्चर वो सामान ढोने के लिए काम आते हैं, लेकिन वो भी उसी स्केल पे नहीं है भाई। उस थोड़े से गोबर का क्या कर लेंगे। गाय भैंस जो जिनके पास होती है वो भाई, उन्हें देखो, अब जो इंसान है ना, एक भी चीज़ बर्बाद नहीं करता है। इंसान ने फसल उगाई, उसमें से दाना अलग कर लिया, भूसा अलग कर लिया, वो भूसा भी गाय को खिला दिया, ठीक है, गाय भैंस को खिला दिया। उस गाय भैंस ने दूध दिया, दूध का भी इस्तेमाल कर लिया, कुछ अलग से गाय भैंस को भी नहीं खिलाना पड़ा। गोबर दिया, गोबर का भी इस्तेमाल कर लिया, है ना। उपले बना लिए या खाद बना दी, है ना। उपले बना के दोबारा खाना पका लिया, है ना, खाना भी पक गया, तो कुछ भी वेस्ट हुआ? पूरा सब इस्तेमाल हो गया भाई साहब। हाँ, वाटर वगैरह जो वेस्ट होता है वो वेस्ट होता है, ठीक है। तो समझ में आई बात? देसी खाद कैसे बनती है? माइक्रोब्स इसे खाद में बदल देते हैं, सड़ा गला के माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब जो होते हैं ना, ये इसे किस में बदल देते हैं? वेस्ट में, ठीक है। अब दूसरा क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र, बोले तो केमिकल वाली खाद, ठीक है। ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, इसमें खास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK बोलते हैं, ठीक है। जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, एक्टिविटी वगैरह छोड़ो। अगर हम 3 गिलास लें, गिलास A जिसमें हम डाल दें मिट्टी और देसी खाद, बोले तो मैन्योर, सॉइल और मैन्योर। दूसरी गिलास B में हम मिट्टी और यूरिया डाल दें, सॉइल और यूरिया। तीसरी गिलास C में सिर्फ मिट्टी डाल दें और सब में बीज डालें, है ना। तो कौन सी गिलास का सबसे तेज़ बढ़ेगा पौधा? B वाला, ठीक है। गिलास B वाला यूरिया का पौधा सबसे तेज़ बढ़ेगा, है ना। लेकिन लगातार नेचुरल नहीं, नेचुरल वाला तो A था, देसी खाद और मिट्टी, वो तो A था। B वाला सबसे तेज़ बढ़ेगा, क्यों? फर्टिलाइज़र का यूज़ मिट्टी को ख़राब कर देता है, लेकिन पौधा बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। मिट्टी ख़राब हो रही है, लेकिन अभी पूछा क्या गया है? पौधा किसका तेज़ी से बढ़ेगा? तो पौधा उसका तेज़ी से बढ़ेगा, B वाले का, ठीक है। तभी तो किसान वगैरह इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये किसका गिरा हुआ है? तभी तो किसान वगैरह किसका यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र्स का, उनमें ज़्यादातर वो मिल जाता है हमें, ठीक है। हाँ, लेकिन उससे क्या होता है? मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, वो मिट्टी भी और पानी भी, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इसलिए मैन्योर को हमेशा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में नमी को बढ़ाती है, मॉइस्चर को। किसको? मॉइस्चर को। और केचुए भी बढ़ाती है, बोले तो केचुए, बोले तो अर्थवॉर्म। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन फसल चक्र, लगातार एक ही फसल उगाने से बचने के लिए किसान एक सीज़न में गेहूं उगाते हैं, अगले सीज़न में दालें उगाते हैं, है ना। तो दालों की जड़ों में राइजोबियम होता है, दालें बोले तो लेग्यूम्स, दालों को इंग्लिश में लेग्यूम्स बोलते हैं, ठीक है। और दालों की जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, ठीक है। कौन से नाम का? राइजोबियम। भाई तुमने तो पढ़ा हुआ है, पता नहीं है?
राइजोबियम, राइजोबियम, हाँ राइजोबियम की स्पेलिंग RHIZOBIUM, ठीक है, राइजोबियम। ये क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को वापस उपजाऊ बना देता है। हवा से ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है, ले लेता है राइजोबियम बैक्टीरिया और मिट्टी को दे देता है कि ले भाई साहब खूब नाइट्रोजन ले। 78% नाइट्रोजन होती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, 78%। तो जैसे जब हम बीमार या कमज़ोर हो जाते हैं तो मम्मी आपको क्या देती है एनर्जी के लिए, दूध। दूध में भी कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा डालकर देती हैं, है ना। तो पौधों के लिए हाँ हल्दी वाला देती हैं। तो पौधे के लिए भी क्या चाहिए, मैन्योर और फर्टिलाइज़र, बिल्कुल वही हेल्थ ड्रिंक की तरह, ठीक है कि नहीं भाई। वो तो केमिकल वाली है, केमिकल वाली तो जानते ही, फर्टिलाइज़र क्या करती है, ख़राब करती है, ठीक है। जो असली चीज़ होगी नेचुरली होगी, हल्दी, दूध, सत्तू, है ना, नींबू पानी। ये केमिकल वाला इन सब में कुछ नहीं रखा, रेड बुल और क्या कहते हैं स्टिंग पिस्टिंग रखा है, ठीक है, ये सब नहीं, नेचुरल। तो अगर किसान सही खाद ना डाले तो हमें मिलने वाली सब्जियों और अनाज में भी ताकत नहीं होगी, यानी न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। हम सब्जी वगैरह क्यों खाते हैं, ताकि हमें पोषक तत्व मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, वरना हम वही रोटी खा लें भाई साहब, उसी में कुछ फ्लेवर वगैरह डाल दें। हम सब्जियां क्यों बोलते हैं डॉक्टर खाने के लिए कि सब्जियां खाओ, फल खाओ, इसीलिए तो कि हमें क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स। समझ में आई? अरे थमो ना थमो। मैन्योर, मैन्योर को कैसे याद रख सकते हो, माँ से याद कर सकते हो। माँ के हाथ का घर का खाना हेल्दी होता है, माँ के हाथ का खाना। और फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र एफ से शुरू होता है, एफ से फैक्ट्री भी शुरू होती है, तो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में, है ना। फैक्ट्री का बना फास्ट फूड जल्दी असर करेगा पर रोज़ खाने से नुकसान होगा, ठीक है। जैसे तुम्हें फैक्ट्री में बना हुआ फास्ट फूड स्वाद तो बड़ा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है, बस वही है। अगला क्या है, सिंचाई, बोले तो इरिगेशन। हाँ, फसलों को सही टाइम और सही मात्रा में पानी देने के प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। पौधों में 90% पानी होता है, 90% पानी होता है पौधों में, ठीक है। बिना पानी के बीज उग ही नहीं सकते, ठीक है। सूखी मिट्टी में तुम डाल दो बीज, उगेगा, पानी डालना पड़ेगा। तो पानी ही मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं, ठीक है। यह पौधे को गर्म हवा और पाले से भी बचाता है। पाले तो बोले तो फ्रॉस्ट, बर्फबारी भी होती है कई जगह, ठीक है, और गर्मी से भी बचाता है। पानी होता है तो वो ठंडा रखता है फसलों को। समझ में आई कि नहीं आई? तो पानी देने के दो मुख्य तरीके होते हैं, दो मेन मेथड। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कीपिंग वाटर टू प्लांट्स, ठीक है। व्हाट आर दीज मेथड्स? सो फर्स्ट मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड, बोले तो ओल्ड मेथड, ठीक है। ये कुएं या नहर से पानी निकालने के पुराने तरीके हैं जिसमें इंसानों या जानवरों की मेहनत लगती है। ये सस्ते तो हैं पर समय ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। जैसे गाँव वगैरह में तुमने देखा होगा, एक कुएं पे एक बैल बांध देते हैं, वो गोल गोल घूमता है उसके, है ना, और पानी ऊपर खींचता है, ठीक है। या हाथ से भी इंसान खींचते हैं पानी, ऐसे कितना खींच लेगा भाई, थकेगा, एनर्जी लगेगी, और एक एक बाल्टी खींच पाएगा, है ना। तो इसीलिए ये ज़्यादा तरीका टिकाऊ नहीं है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरीके हैं। मोट, जिसमें चरस का इस्तेमाल होता है, पुली सिस्टम। चरस वो वाला नहीं, चरस जो तुम सोच रहे हो। चरस जानते हो क्या? चरस का पौधा रहता है, ड्रग्स लेते हो? उसका नाम सुना है? कैफीन, उसका कोकेन, LSD, गांजा, अफीम, इन सब का नाम सुने हो? ये सब क्या है? ड्रग्स, ठीक है। ये सब लेना नहीं, ठीक है। हाँ, तो पुराने तरीके थे ये, ठीक है। चेन पंप का भी इस्तेमाल होता था, ढेकली का भी इस्तेमाल होता था,
रहट सिस्टम का भी इस्तेमाल होता था, लीवर सिस्टम, एक ऐसा गोल सा लगा रहता था, उससे खींचते थे। ठीक है, आजकल के मॉडर्न तरीके क्या हैं, ट्रेडिशनल हो गए। मॉडर्न तरीके में क्या क्या होता है, इसमें पानी की बहुत बचत होती है, एक तो ये, ठीक है। अभी छुट्टी कर दो, पानी पी लो। बस ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद छुट्टी कर दो। हाँ, सबकी कर दो। देखो इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम। जाओ छुट्टी तुम्हारी, जाओ तुम ये करके चले जाओ, ठीक है, मेरी तरफ से हो जाए। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, छिड़काव तंत्र होता है, ठीक है। इसमें पाइप्स के ऊपर घूमने वाले नोजल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पाइप के ऊपर तुमने देखा होगा पार्क वगैरह में ऐसे सट एक वो होता है जो छींटे मारता है पूरे पार्क में, ठीक है। उसी को ही बड़े स्केल पे लगा दो तो हर जगह वो छींटे मारेगा फसलों पे, ठीक है। तो जब पानी चालू होता है तो ये बारिश की तरह पूरी फसल पर गिरता है, ठीक है। बारिश जैसे होती है ना, हर जगह होती है, वैसे ही बारिश आर्टिफिशियल बारिश मान लो, ठीक है। तो फसल पर गिरता है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन के लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि मान लो अगर झुकी हुई ज़मीन है, जैसे कि पहाड़ी एरिया है, अगर वहाँ पे तुमने पानी डाला तो पानी बह के नीचे चला जाएगा ना। अगर स्प्रिंकलर सिस्टम हुआ तो वो बारिश की तरह हर जगह बराबर पानी दे देगा, है ना, दे देगा कि नहीं। दूसरा क्या होता है, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया समझ में। दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। इसमें पाइप से बूंद बूंद पानी, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी सीधे जड़ में जाता है ना। इसमें पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, है ना। फल वाले पौधों के लिए ये बेस्ट है। हाँ, जैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि पाइप बिछा दी और इसमें छोटे छोटे छेद कर दिए बीच में। अब उसमें पानी चालू कर दिया, अब सीधे पानी क्या है, जड़ों में जा रहा है ना। मिट्टी में वो पाइप डाल रखी है और बीच में छोटे छोटे छेद है, तो पानी सीधा जड़ों में जा रहा है, ऊपर से डालने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। इवेपोरेट होकर वो वेस्ट भी नहीं होगा, सीधे जड़ों में जा रहा है, जितना चाहिए उतना उसे मिल जा रहा है और हर जगह बराबर जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप बाय ड्रिप जा रहा है ना, बूंद बाय बूंद, ठीक है। तो गर्मियों में जैसे आपको जल्दी जल्दी प्यास लगती है ना, क्योंकि पसीना भी आता है जल्दी जल्दी, है ना, तो वैसे ही पौधों के पत्तों से भी पानी भाप बनकर उड़ता रहता है तेज़ी से, है ना। पौधे भी तो सूखेंगे भाई धूप में, जल्दी जल्दी पानी उड़ेगा उनका, भाप बन के इवेपोरेट होगा ना, इवेपोरेशन प्रोसेस पता है ना। तो इसलिए गर्मियों में हाँ जल्दी से सूख जाते हैं, इसलिए गर्मियों में पौधों में पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए गर्मियों में खेतों में ज़्यादा पानी देना पड़ता है, सर्दियों में तो कम भी दो तब भी चल जाता है, पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा ना। तो सही इरिगेशन टेक्निक से भारत के उन हिस्सों में भी खेती हो पा रही है जहाँ पानी की बहुत कमी है। जैसे कि कहाँ पे कमी है पानी की, राजस्थान में कमी है ना, बारिश कम होती है, महाराष्ट्र के भी बहुत सी जगह होती है। तो अगर पानी कम है तो भाई साहब उस तरीके से पानी दो ना जितना यूटिलाइज हो जाए, इवेपोरेट ना हो पाए, है ना। तो ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करके दे सकते हैं। ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम होता है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स है, खरपतवार से सुरक्षा, ये कल करेंगे, ठीक है। इधर दिखलाना एक बार।